हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की हमारी बीपीओ की पहली क्लास है। इसका सिंपल सा मतलब है कि आज से हमारा मिशन बीपीओ स्टार्ट होने जा रहा है। जो भी सीरियस एस्पायरेंट्स हैं, आज से ही एकदम सीरियस हो जाइए। आप देखेंगे कि आज की क्लास ही जब आप पूरी देख लेंगे तो आपके बीच में और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनके बीच में एक गैप क्रिएट होता चला जाएगा। आज से ही ये स्टार्ट हो जाएगा। धीमे धीमे चल के ये गैप इतना ब्रॉड हो जाएगा कि आप नंबरों में कोई कितना भी अच्छा क्यों ना पढ़ा ले, उनसे आगे ही रहोगे। ठीक है। और हर वो चीज़ हम फॉलो करेंगे, हर वो चीज़ स्टूडेंट्स के लिए लेके आएंगे जो आपके लिए ज़रूरी होगा, चाहे वो रिवीजन के लिए चाहे टेस्ट के लिए। बस मार्क्स आपके पूरे में पूरे आने चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आपका टॉपिक क्या है? पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास। ये तो पूरा मेन टॉपिक है। इसके अंदर क्या पढ़ना है आपको? परंपरागत पंचायतें तथा ब्रिटिश काल की पंचायत व्यवस्था। दो चीजें आज हम देखेंगे डिटेल में। परंपरागत का मतलब क्या होता है? जो परंपराएं चली आ रही हैं। अब परंपराएं कैसी चली आती है? जो प्राचीन काल से हमारे पूर्वज फॉलो करते चले आ रहे हैं, वो होती हैं परंपराएं। ठीक है। तो प्राचीन काल में, वैसे हड़प्पा काल में तो व्यवस्थाएं मिली हैं, बट ऐसी कोई ग्रामीण व्यवस्थाएं नहीं मिली हैं। तो सीधा हम फॉलो करेंगे वैदिक काल से। वैदिक ग्रंथों में कुछ शब्दों के यूज हुए हैं, उनको देखेंगे। फिर मौर्य काल में चले आएंगे, गुप्त काल में चले आएंगे, फिर आपके मध्यकालीन इतिहास में देखेंगे, और उसके बाद अंग्रेजों के काल का देखेंगे। प्राचीन काल में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो चोल काल में। चोल काल में गांव जो होते थे वो स्थानीय स्वायत्त शासन की, मतलब एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल उसको मान सकते हो। वहाँ पे जो व्यवस्थाएं बनाई गई थी, आज भी वैसी व्यवस्थाएं नहीं है, इतना समझो। तो वहाँ से ही एग्जाम्पल लिए आने वाले समय के जो शासक हैं या जो आगे चल के लोकतंत्र आया, उन लोगों ने। ठीक है। तो पंचायत, पहले तो पंचायत शब्द का मतलब समझ लेते हैं। पंचायत शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के पंचायतन से हुई। ठीक है। पंचायतन का क्या अर्थ होता है? 5 व्यक्तियों का समूह। तो पंचायतन का मतलब है 5 व्यक्तियों का समूह है, और इसी को ही बोलते हैं क्या? पंचायत। तो पंचायत का सिंपल सा मतलब अपने माइंड में बसा लो कि 5 व्यक्तियों का समूह है। लेकिन जब हम पंचायती राज की बात करते हैं तो पंचायती राज में क्या आ जाता है? पंचायत तो है ही है, राज आ गया मतलब इनका शासन। तो ये जो पंचायत है, पंचायत के द्वारा शासन। अब पंचायत क्या है? 5 व्यक्तियों का समूह है, तो 5 व्यक्तियों के समूह द्वारा शासन, एक प्राचीन काल में अगर इसका अर्थ निकालो तो ये होता है। ठीक है। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी, पहले इस पे आ जाते हैं। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल पोर्शन देख लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट क्लास है तो आपको समझ में आना चाहिए कि क्यों आप ये पढ़ रहे हो। देखो क्या होता है ना, गांव है आपके। गांव, बहुत सारे गांव हैं इंडिया में। 6 लाख 7 लाख के आसपास गांव हो गए अब। ठीक है। इतने गांव हैं। अब सोचो कोई सीएम है। सीएम आपका यूपी का सीएम है, तो लखनऊ में बैठ के योजनाएं बना रहे हैं मंत्री और सीएम मिलके। अब वो हर गांव की अलग अलग समस्याएं, किसी गांव में रोड नहीं है, किसी में अस्पताल नहीं है, किसी में शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, किसी में स्वच्छता की व्यवस्था नहीं है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हर गांव की समस्याएं हैं। तो क्या आपको लगता है कि सीएम ऑफिस में, सचिवालय में बैठ के कोई सारे गांवों के लिए योजनाएं बना के और बजट पास करके सारे गांवों की समस्याएं दूर कर सकता है? नहीं। तो क्या होगा कि बजट तो यहीं से मिलेगा, लेकिन वो लोकल लेवल पे बताया जाएगा कि हमारे गांव को क्या ज़रूरत है, क्या चीज़ आप यहाँ पे काम कराओ। वहाँ से फिर बजट आएगा तो काम भी यही लोग कराएंगे जो बताएंगे। अब ये कौन लोग होंगे? तो इन्हीं लोगों के लिए आपका आया है पंचायत, कि कुछ ऐसे लोगों का चुनाव होगा जिनका चुनाव गांव के लोग करेंगे। वही यहाँ पे शासन करेंगे। शासन का मतलब उनको कुछ अधिकार दिए जाएंगे, खासतौर से वित्तीय अधिकार दिए जाएंगे, और फिर वो उन वित्त का उपयोग करके क्या करेंगे? विकास करेंगे गाँव का। इसीलिए पंचायत आया है। इसको एक प्रकार से देखा जाता है सत्ता का विकेंद्रीकरण। जब केंद्रीकृत, अगर केवल केंद्र सरकार है, वहीं से सारे नियम बन रहे हैं, सारी चीजें वहीं से आ रही, उनके अधिकारी काम कर रहे हैं, तो ये हो गया सत्ता का घनघोर केंद्रीकरण। जब केंद्र से कुछ पावर्स ट्रांसफर कर दी गई राज्यों को, तो केंद्र से राज्यों को पावर ट्रांसफर कर दी गई, तो सत्ता का हल्का सा विकेंद्रीकरण हुआ या संघात्मक शासन हो गया। ठीक है। 2 स्तर पे क्या होगी? सरकार। फिर इसको और निचले स्तर पे ले आए तो क्या हो गया? अर्बन लोकल बॉडीज जो है आपकी, नगर पालिका, नगर निगम। और दूसरी चीज हो गई पंचायतें। ये हो गया एकदम क्या? विकेंद्रीकरण निचले स्तर तक। तो इंडिया में अब त्रिस्तरीय सरकार चलती है अगर आप देखो। लेकिन ये वाली सरकार किसके अंडर में रहती है? राज्य सरकारों की। राज्य सरकारें इनके नियम बनाती हैं, और ये जो आपका विषय है वो राज्य सरकारों का है। ये तो हो गया बैकग्राउंड। अब आ जाते हैं फिर से अपने टॉपिक पे। महात्मा गांधी ने क्या बोला है? गांव के लोगों द्वारा चुनी हुई
5 व्यक्तियों की संस्था को महात्मा गांधी ने क्या बोला है? ये पंचायत है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब पंचायती राज का जो मैंने बताया कि पंचायती राज का अर्थ पंचायतों द्वारा गांव का शासन करना है। और महात्मा गांधी के अनुसार देखो तो पंचायत क्या है? 5 व्यक्ति जो गांव के लोगों द्वारा चुने गए, उनके द्वारा गांव का शासन करना ही क्या है? पंचायती राज है। यहाँ से पंचायती राज की एक अच्छी सी डेफिनेशन आपके माइंड में बैठ गई होगी, इसलिए ये बिठाना जरूरी था कि अब लास्ट तक जितने भी टॉपिक होंगे इससे रिलेटेड ही सारी चीज़ों पे बात होगी। ठीक है, दूसरी चीज़ ध्यान रखो, जो आपका पंचायती राज है तो वैसे तो आपके सिलेबस में 5 या 6 भाग में उन्होंने डिवाइड कर दिया, मतलब भाग मतलब टॉपिक में मोटे मोटे टॉपिक दे दिए। हमने इसको 16 टॉपिक्स में डिवाइड किया है। कोई टॉपिक बड़ा होगा, जैसे आज का टॉपिक बड़ा था लेकिन फर्स्ट क्लास थी तो हमने एक ही क्लास में कर दिया। बाकी कोई टॉपिक ज़्यादा बड़ा होगा तो हम उसको 2 क्लास में करेंगे। इस हिसाब से देखो तो 20 प्लस क्लासेज आपकी बनेंगी, मैक्सिमम 20 बनेंगी या थोड़ा बहुत ज़्यादा बन जाएंगी। ठीक, इतनी क्लासेज आपकी होंगी। हर अल्टरनेट डे पे एक क्लास आपकी आएगी। हाँ, हर क्लास में इतना ज़्यादा कंटेंट होगा, इतनी सारी चीज़ें होंगी कि आपको हर एक क्लास के लिए इतना टाइम चाहिए। आप तो बस जो क्लास है उसका इतनी बार रिवीजन करके बैठो जब तक अगली क्लास नहीं आई कि हर एक चीज़ याद हो। फिर एक साहित्यकार हैं राधा कुमुद बनर्जी, इन्होंने ग्राम पंचायतों को क्या बोला? प्रजातंत्र के देवता की संज्ञा दी। इन्होंने बोला भारत है ना, उसकी आत्मा गाँव में बसती है। तो जब प्रजातंत्र है, देश में क्या है? प्रजातंत्र है, और देश का मैक्सिमम पोर्शन क्या है? गांव में बस रहा है। तो प्रजातंत्र निचले स्तर पे होना चाहिए। गांव के व्यक्ति जो अपने व्यक्ति को चुनेंगे प्रत्यक्ष रूप से, और वो व्यक्ति उन्हीं के सामने शासन करेगा या काम कराएगा, तो उसको क्या बोलते हैं? प्रजातंत्र, असली प्रजातंत्र। तो इन्होंने क्या बोला? प्रजातंत्र के देवता की संज्ञा दी। आगे चलते हैं। एक प्रभाथा नाथ बनर्जी, ऐसे करके किसी उसको इतिहासकार को, साहित्यकार को कोट करके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने जितने भी मेन पर्सन थे सबके कोट डाल दिए। इन्होंने क्या बोला? प्रभाथा नाथ बनर्जी ने, इन्होंने बोला कि वैदिक काल की शुरुआत में, जब वैदिक काल की शुरुआत हुई थी, गांव जो थे, ग्राम स्वायत्त शासन की इकाई थे। स्वायत्त शासन अब आपको समझ में आ गया होगा कि उनको इतनी स्वायत्तता मिली हुई है कि वो राज्य सरकार से डायरेक्ट निर्देश नहीं प्राप्त कर रहे हैं। राज्य सरकार ने जो कुछ नियम बना दिए उनके अंदर रहते हुए वो अपना काम कर रहे हैं और स्वायत्त डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, तो इकाई थे। गांव का मुखिया ग्रामीणी, इस शब्द का ध्यान रखना, कहीं पे ग्रामीणी होगा, कहीं पे ग्रामीणी होगा, कहीं पे ग्रामिक होगा। तो अलग अलग काल में जो नाम है वही याद रखना। यह क्वेश्चन आ जाता है कई बार, पीसीएस वगैरह में ये क्वेश्चन आया है। तो यहाँ पे क्या है? गांव का मुखिया क्या था? ग्रामीणी, वैदिक काल में, और इसका चुनाव कौन करते थे? गांव के लोग ही करते थे। अब आ जाते हैं, वैदिक काल में कुछ प्रतिनिधि संस्थाएं थीं। प्रतिनिधि संस्थाएं मतलब जो व्यक्ति होते हैं, लोग होते हैं, जनसंख्या होती है। तो ये लोग क्या करते हैं? अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, उनके द्वारा ही खुद शासित होते हैं। तो ऐसे ही वैदिक काल में 3 प्रतिनिधि संस्थाएं थीं, सभा, समिति और विदत। तीनों के बारे में डिटेल से बताऊंगा। ठीक है, तो ये प्रतिनिधि संस्थाएं क्या? ग्राम, और ग्राम कबीले के फॉर्म में थे उस टाइम पे, तो इनका शासन देखती थी ये प्रतिनिधि संस्थाएं। पहली थी सभा। सभा के सदस्य क्या होते थे? सभा देखो एक प्रकार से राज्यसभा की तरह होती थी। जो राज्यसभा है मतलब जो कबीले के सबसे वरिष्ठ सदस्य होते थे वो सभा के सदस्य होते थे। ठीक, अनुभवी तथा वरिष्ठ सदस्य। और इसका कार्य क्या होता था? न्याय करना। न्याय का काम ये करती थी कौन? सभा। और आधुनिक काल की जो राज्यसभा है इस टाइम हमारी, उसकी तरह होती थी। दूसरी है समिति। इसका काम क्या होता था? ये राजा के निर्वाचन से जुड़ी हुई थी, जैसे लोकसभा है। लोकसभा क्या करती? पीएम चुनती है। लोकसभा में जिसको बहुमत हो, जिस पार्टी को, उसी पार्टी का नेता क्या बनता है? पीएम बनता है। सेम ये था कि समिति जो होती थी वो निर्वाचन से जुड़ी हुई संस्था थी। महत्वपूर्ण प्रश्नों पर वाद विवाद होता था, जैसे आज भी लोकसभा में होता है। आगे चलते हैं। हाँ, ये ध्यान रखना कि वैदिक काल में जो आपका होता है ना लिंग समानता, जेंडर इक्वालिटी, वो बहुत ज़्यादा थी। स्त्रियों को भी सभा और समिति में भाग लेने की अनुमति थी। उत्तर वैदिक काल में ये अनुमति छीन ली जाएगी, लेकिन ऋग वैदिक काल में सभा और समिति को, मतलब सभा और समितियों में स्त्रियां भाग ले सकती थी। आगे चलते हैं। तीसरा क्या है? विदत। विदत मतलब संस्था। देखो इसमें पुराने लोग तो होते ही होते थे, लेकिन ये आर्यों की प्राचीनतम संस्था थी। सबसे पहले विदत बनी थी, फिर सभा और समितियां बनी थी। तो ये आर्यों की प्राचीनतम संस्था थी। इसमें कौन कौन से निर्णय लिए जाते थे? धार्मिक निर्णय भी, सैनिक
और जो सामग्रियों का वितरण होता था ना कबीले के लोगों में, गांव के लोगों में, तो उस वितरण से संबंधित नियम ये संस्था बनाती थी। इन सारी चीज़ों से रिलेटेड धार्मिक, सैनिक और सामग्रियों के वितरण से संबंधित नियम बनाती थी। ठीक है, आगे चलते हैं। मनुस्मृति का नाम सुना होगा आप लोगों ने। कब लिखी गई ये मनुस्मृति? शुंग वंश में। पुष्यमित्र शुंग थे, इन्होंने मौर्य वंश का अंत करके शासन स्थापित किया था। ठीक है, इन्हीं के टाइम में मनुस्मृति लिखी गई थी। इसके अनुसार गांव के अधिकारी को ग्रामिक, जो मैंने बोला कि कहीं पे ग्रामीणी होगा, कहीं पे ग्रामिक होगा, तो आपको ध्यान रखना है। तो शुंग वंश में क्या, गांव का अधिकारी क्या हो गया? ग्रामिक। ग्रामिक का कार्य क्या होता था? करों की वसूली करना, ये इसका काम होता था। यही टर्म देखो, जब इतिहास पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि परंपरागत पंचायतों का इतिहास बताइए या परंपरागत पंचायतों के बारे में बताइए, तो आपको पूरा इतिहास मालूम होना चाहिए। कोई भी शब्द उठा के कहीं से डाल दिया जाएगा, ये ध्यान रखना। इस क्लास के जैसे ही कोई भी क्लास लास्ट होगी अब से, तो क्या आपको थोड़ा सा मैं हिंट दे दिया करूँगा कि ये चीज़ आप गूगल कर लिया करो, तो उसमें 2-4 शब्द और आपको एक्स्ट्रा मिल जाया करेंगे जो आगे आके काम आ सकते हैं, तो वो आप काम कर लिया करो। ठीक है, इसमें क्या होता था? 10 गांव के ऊपर एक कर्मचारी होता था जिसे दसिक कहते थे। 20 गांव के ऊपर के कर्मचारी को क्या, विसाधिप कहते थे। और 100 गांव के ऊपर के कर्मचारी को सतपाल कहा जाता था। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। फिर एक प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर आतलेकर, इन्होंने हिस्ट्री की कुछ बुक्स लिखी हैं। इनके अनुसार क्या होता था कि केवल उत्तर भारत में नहीं, जैसे वैदिक जो आर्य थे, आर्य कहाँ रहते थे? सप्त सैंधव प्रदेश में, जो सिंधु है, सिंधु नदी है, झेलम, चेनाब और रावी, सतलज, ब्यास, सरस्वती, ये सब मिला के इसको बोलते थे सप्त सैंधव प्रदेश। इसके नाम अलग थे, वितस्ता, अस्किनी करके थे। ठीक है, तो यहाँ पे रहते थे, तो ये तो उत्तर भारत हो गया। अगर और डिटेल में जाओ तो उत्तर पश्चिम भारत था। तो इसके अलावा और कहाँ रहते थे या और कहाँ ये संस्थाएं थी? वो गुजरात था, महाराष्ट्र था, कर्नाटक। इसमें भी गांव की समस्याओं को सुलझाने के लिए ग्राम सभाएं होती थीं। ठीक है, भारत की अगर बात करो तो भारत में हर गांव में आज भी देखोगे आप कि गांव में कुछ वाद विवाद होते हैं तो एक सभा लगती है। वो चुनी नहीं जाती है, वो ग्राम सभा होती है। गांव के जो वरिष्ठ लोग होते हैं, सम्मानित लोग, वो आपस में बैठते हैं, बैठक करते हैं, वहाँ पे वो विवाद निपटाए जाते हैं। तो ये पहले से परंपराएं चली आ रही हैं, आज भी जा रही हैं। सरकार ने जरूर बना दिया कि ग्राम प्रधान होंगे ये वो, लेकिन जरूरी नहीं है कि ग्राम प्रधान उस पंचायत में शामिल ही हो। ठीक है, एक व्यक्ति हैं, अंग्रेज हैं, मेटकैफ, इन्होंने क्या बोला? ग्राम या ग्रामों के समूहों को लिटिल रिपब्लिक या लघु गणतंत्र की संज्ञा दी। क्या होता है लिटिल रिपब्लिक? देखो, गांव क्या होते थे? स्वायत्त, स्वायत्त होते थे, तो ये अपने डिसीजन खुद लेते थे, विकास का काम, सारे काम खुद ही करते थे, खुद ही कर इकट्ठा सब चीज़ होती थी इनके यहाँ। तो रिपब्लिक क्या होता है? जिसका हेड क्या हो, चुन के आए। रिपब्लिक मतलब जिसका प्रमुख चुन के आए उसको बोलते हैं रिपब्लिक। तो गांव में अपना प्रमुख भी लोग चुनते थे, तो इसको लिटिल, छोटा गणतंत्र की संज्ञा दी। चाणक्य को सब लोग जान रहे होंगे, मौर्य वंश में थे, चंद्रगुप्त मौर्य को इन्होंने ही शासक बनाया था। इन्होंने अर्थशास्त्र में आदर्श गांव की चर्चा की। दैट मीन्स गांव थे और आदर्श गांव है तो कोई ना कोई संस्था होगी। फिर मौर्य काल में गांव की जमीन और अर्थ, अर्थ मतलब पैसा, तो मौर्य काल में गांव की जमीन और अर्थ संपत्ति की देखरेख किसने? श्रेष्ठियों द्वारा की जाती थी। श्रेष्ठी क्या होते हैं? ये बड़िक वर्ग था, व्यवसायी वर्ग। तो व्यवसायी वर्ग का जो हेड होते थे वो श्रेष्ठी होते थे, इनके द्वारा ये गांव के पैसे और संपत्ति की देखरेख की जाती थी। फिर मुगल शासकों पे आ जाते हैं। देखो, मुगल शासकों ने क्या किया? पहले मुगल जब यहाँ पे आए तो उनके पैर जमे नहीं थे, तो उन्होंने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। स्टार्टिंग में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, जो भी कर व्यवस्था है वैसे ही वसूल करेंगे। धीमे धीमे जैसे ही इनके पैर जम जाएंगे और अच्छे से सुव्यवस्थित हो जाएंगे, तो ये क्या, जागीरदारी प्रथा लेके आएंगे। अब जो किसानों की जमीन थी, इन्होंने छीन के किसको दे दी? एक जागीरदार को। जागीरदार उस जमीन पे कर वसूलेगा, राजस्व वसूलेगा और अपनी मनमानी करेगा। तो धीमे धीमे जो गांव की व्यवस्थाएं थी स्वायत्त वाली, वो खत्म होने लगी थी आपके मुगल काल में। तो यहाँ पे वही लिखा है, मुगल शासकों ने प्रचलित ग्रामीण व्यवस्थाओं में कोई हस्तक्षेप नहीं किया शुरुआत में, परंतु बाद में जागीरदारी प्रथा शुरू की, जिससे परंपरागत ग्रामीण स्वशासन की व्यवस्था क्या हुई? कमजोर हो गई। फिर आते हैं मौर्यकालीन ग्रामीण प्रशासन। तो इसमें क्या था? प्रशासन के बारे में देखना है तो हमें किस पे फोकस करना है? गांव पे ज़्यादा से ज़्यादा, परगना और जिला तक जाएंगे। तो इसमें प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या होती थी? ग्राम।
तो छोटी इकाई या प्रशासन की इकाई आप लोग समझ गए होंगे क्या होती है, कि जहाँ से शुरुआत होती है। तो सबसे पहले ग्राम होगा, फिर परगना होगा, फिर जिला होगा, फिर प्रांत होगा, और फिर उनका जो राज्य है पूरा, जिसको देश देश जैसा ऐसा वो तो था नहीं, लेकिन राज्य मान लो उसको, ठीक है। या प्रांत को बोला जाता था सूबा। ये सिस्टम था। जिला को विषय या आहार भी बोला जाता था। तो इस प्रकार से चीज़ें चलती थी, ठीक। तो इसका प्रमुख क्या, ग्रामिक कहलाता था। तो मौर्य काल में भी क्या है, ग्रामिक शब्द का यूज हुआ है, और इसका निर्वाचन गांव के लोगों द्वारा ही किया जाता था। न्याय व्यवस्था में अगर देखो मौर्य काल में, तो सबसे छोटा न्यायालय भी गांव का ही होता था, जिसको बोलते थे ग्राम न्यायालय। और ग्रामिक इसका भी हेड होता था, और किसकी सहायता से, ग्राम सभा की सहायता से निर्णय देता था ग्रामिक। अगर आज की डेट में ग्राम सभा देखो, तो ग्राम सभा क्या होती है, जितने भी वोटर लिस्ट में नाम होते हैं, वोटर लिस्ट में जितने नाम होते हैं वो होती है ग्राम सभा। ग्राम पंचायत क्या होती है, जो लोग चुन के आते हैं या सदस्य होते हैं, चुने गए, मतलब चुने गए में क्या होगा, हेड होगा, एक तो अध्यक्ष होगा, प्रधान होगा, दूसरा होगा सदस्य, ये होते हैं पंचायत में शामिल। और ग्राम सभा में सारे वोटर आ जाते हैं, गांव में जितने भी वोटर लिस्ट में नाम है जिनके, वो सारे ग्राम सभा बनाते हैं मिलके, ठीक है। अब आते हैं मध्यकालीन ग्रामीण प्रशासन। मध्यकाल में देख लेते हैं। तो मध्यकाल में कुछ पुस्तकों में सरपंच शब्द का प्रयोग हुआ है। तो सरपंच आज भी एमपी वगैरह में प्रयोग होता है। ये प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव थी, और प्रत्येक गांव में एक पंचायत होती थी। इस पंचायत का हेड कौन होता था, सरपंच, ठीक। तो मध्यकालीन जो भी शब्द हैं वो ध्यान रखना, सबकी बात करेंगे, और इनको याद रखना, शायद पूछ दिया जाए, ठीक है। ये देखो आपका प्राचीन काल में जो मैंने बोला, एक आध क्वेश्चन ये इस पोर्शन से आ सकता है, एक दो क्वेश्चन आपके आ सकते हैं चोलकालीन जो व्यवस्था थी उससे। इसके बाद जो अंग्रेजों के काल का, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ब्रिटिश कालीन व्यवस्था। तो आगे चल के उसी पे ही आ रहे हैं हम लोग, ठीक है। दूसरा होता था आपका मुकद्दम। खुद और मुकद्दम करके दो शब्दों का यूज हुआ है, दोनों सेम ही व्यक्ति के लिए होते थे। ये क्या होता था, कहीं कहीं दिया गया है कि परगना स्तर का था, और कहीं कहीं दिया गया है कि ये गांव के स्तर का अधिकारी था। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आप किसी लेखक को कोट करो तो आगे मैंने लेखक के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो मुकद्दम क्या होता है, परगना स्तर पर राजस्व संग्रहण का नेतृत्व करता था। अलाउद्दीन खिलजी के समय गांव का प्रधान चौधरी होता था, और इसको भी मुकद्दम भी बोलते थे, चौधरी को, जो राजस्व वसूलता था। लेकिन एक आपके इतिहासकार हैं जियाउद्दीन बर्नी, इनका नाम सुना होगा। इन्होंने क्या बोला, खुद तथा मुकद्दम गांव के मुखिया होते थे, और जो चौधरी होता था वो 100 गांवों का मुखिया होता था। तो जब बर्नी ने बोला उनके अनुसार है, तो आप अगर कोई चीज़ माननी है तो इसको मान सकते हो, ये वाला, कि खुद और मुकद्दम क्या है, गाँव के मुखिया होते थे या प्रधान होते थे, और चौधरी 100 गाँवों का मुखिया होता था, ठीक है। यहाँ पे आपका बेसिक कन्वेंशनल चीज़ें यहाँ पे एंड होती हैं। इसके बाद सीधा चोलकालीन जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसको देखेंगे, काफ़ी डिटेल में कराया मैंने। इसके बाद आपको किसी भी एग्जाम के लिए जो चोलकालीन विशेषताएं पूछी जाएं तो दिक्कत नहीं होगी, आप वहाँ पे भी ये सारा काम कर सकते हो। तो यहाँ की विशेषताएं देखनी है। तो सबसे पहले चोल काल में स्थानीय स्वायत्त शासन था। गाँव जो थे स्थानीय स्वायत्त शासन की विशेषताएं लेके काम करते थे। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, एक राजा थे परांतक प्रथम, इनका एक अभिलेख था उत्तर मेरूर अभिलेख। इस अभिलेख से इनकी जानकारी मिलती है कि चोल काल में गांव स्थानीय स्वायत्त शासन के रूप में काम करते थे। इसमें बोला गया है कि गांव में दो प्रकार की सभाएं होती थी, एक होती थी उर और दूसरी को बोलते थे सभा या महासभा। पहले उर के बारे में जान लेते हैं। उर क्या होती थी, इसमें गांव में जो जितने भी पर्सन हैं गांव के, वो सब शामिल होते थे। मतलब गांव के सामान्य लोगों की सभा थी। सभी ग्रामवासी पुरुष इसके सदस्य होते थे, दैट मीन्स महिलाएं नहीं होती थी। तो जो वैदिक काल में आपने पढ़ा कि महिलाएं सभा समिति में भाग लेती थी, यहाँ पे वैसा नहीं है, केवल पुरुष भाग ले रहे हैं। और इसकी कार्य समिति को क्या बोला जाता था, उलंगुणम, ये ध्यान रखना। इस वाले टॉपिक में, चोलकालीन वाले में, आपके कम से कम 7 से 8 वो शब्द आएंगे जो आपके तमिल या तेलुगु वाले होंगे, वो आपको याद रखने पड़ेंगे, पूछे जा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आजकल के एग्जामों का पैटर्न तो आपने देख लिया, डीपली जा रहे हैं ये लोग, डीपली जाके कुछ भी पूछ रहे हैं, फिर तो ये तो आपको टॉपिक डिफाइन कर दिया, तो टॉपिक के अंदर से तो आपको डीपली जाना पड़ेगा। उर का कार्य जान लेते हैं। उर क्या काम करती थी, तालाब तथा बगीचों का निर्माण करना इनका कार्य था। तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण संस्था नहीं थी, बस इतना जानना है कि उर में सभी लोग शामिल होते थे जो पुरुष थे। दूसरी थी आपकी सभा या महासभा, ये इंपॉर्टेंट है।
इसमें कौन शामिल होते थे? इसमें गांव के केवल ब्राह्मण शामिल होते थे। तो गांव के ब्राह्मणों की ये सभा थी और इस सभा को क्या बोला जाता था? पेरुंगुरी। और सभा के जो सदस्य होते थे उनको क्या बोला जाता था? पेरुम मक्कल। तो पेरुंगुरी सभा को बोला जाता था और इसके सदस्यों को पेरुम मक्कल बोला जाता था। जो सभा थी वो अपनी समितियों के माध्यम से कार्य करती थी और इन समितियों को क्या बोला जाता था? बारियम। तो देखो, कभी भी गांव में जैसे आपने संसद में देखा होगा या पीएम लेवल पे देखा होगा कि पीएम रहता है, लेकिन पीएम क्या खुद तो काम नहीं करते हैं सारा। पीएम की कुछ क्या होते हैं? मंत्री होते हैं। मंत्री भी अपने मंत्रालय में एक वर्किंग ग्रुप बना के रखते हैं, उसमें सचिव वगैरह सब होते हैं, इनके माध्यम से काम करते हैं। तो बहुत सारे लोगों की हेल्प लेनी पड़ती है जब आप कोई भी काम कर रहे हो, प्रशासन संभाल रहे हो। तो गाँव में क्या होता था कि पहले जो सभा होती थी, सभा किससे मिलकर बनी होती थी? कई सारी समितियों से। और हर समिति का एक अलग अलग डिपार्टमेंट था, तो उससे रिलेटेड वो सारे काम समिति देखती थी। और एक समिति में बहुत सारे सदस्य, जैसे संवत्सर बारियम इसमें आएगा, उसमें 12 सदस्य थे। तो ये 12 सदस्य मिलके इनका जो डिपार्टमेंट होगा उसका निर्णय लेंगे, दूसरी समिति अलग। तो ये जो समिति होती थी उसको बारियम बोला जाता था। समिति के सदस्यों के निर्वाचन हेतु गाँव को 30 वार्डों में, आज आप लोगों ने देखा होगा शहर में या नगर पालिका में जो चुनाव होते हैं, वार्ड होते हैं वहाँ पे, ऐसे इनके सदस्यों के निर्वाचन के लिए क्या है, गांव को 30 वार्डों में बांट देते थे। अलग अलग वार्ड से एक एक सदस्य चुन के आता था। ठीक है, इन वार्डों को क्या बोला जाता था? कुटुम्बस। ठीक है, अब यहाँ पे चुनाव के लिए जिसको भी चुनाव में भाग लेना है, उम्मीदवार बनना है, उसके लिए कुछ योग्यताएं निर्धारित की गई थी। वो योग्यताएं क्या हैं? ध्यान से सुन लीजिए कि एक तो व्यक्ति की आयु 35 से 70 वर्ष होनी चाहिए, वो उस गांव का स्थायी निवासी होना चाहिए, कम से कम उसके पास 1.5 एकड़ भूमि होनी चाहिए, ध्यान रखना, और उस भूमि पर खुद का मकान होना चाहिए। वैदिक मंत्रों का ज्ञाता, चूंकि ब्राह्मणों की सभा थी, ये डिसीजन लेने थे, तो आप जानते हो उस टाइम पे कोई साइंटिफिक ये सब पढ़ाई तो चल नहीं रही थी आधुनिक। तो पढ़ाई क्या चलती थी? धार्मिक पढ़ाई। और धार्मिक पढ़ाई में क्या? वेद ही मेन थे। तो उस व्यक्ति के लिए एक शिक्षा का, देखो शिक्षा आप जो प्राप्त करते हो ना, यहाँ पे जो पढ़ रहे हो जरूरी नहीं इसका उपयोग ही हो आपकी जॉब में, लेकिन जब आप कुछ पढ़ते हो, याद करते हो, तो उससे आपका क्या दिमाग विकसित होता है, फिर आप डिसीजन मेकिंग वाली क्षमता आपके अंदर आ जाती है। सेम यहाँ पे उस व्यक्ति के लिए एक क्राइटेरिया रख दिया कि वैदिक मंत्र आने चाहिए, तभी आप क्या है समिति के सदस्य के लिए उम्मीदवार बन सकते हो। तो ये सारी योग्यताएं ध्यान रखना। अब निर्वाचन कैसे होता था समितियों के सदस्यों का, कि जिस भी व्यक्ति को एक तो योग्यता रखे तब वो उम्मीदवार बनेगा। फिर योग्यता रखने वाले व्यक्ति का निर्वाचन लॉटरी पद्धति से होता था और इस पद्धति को क्या बोला जाता था? कुड़ बोले। लॉटरी पद्धति क्या होती है मैं बता दे रहा हूँ। क्या करते थे कि जो भी सदस्य उम्मीदवार हैं सारे, सबके नाम की पर्ची लिख के एक घड़े में डाल दी, फिर एक छोटे बच्चे, अबोध बच्चे से बोला कि आप निकालो। उसने कोई भी पर्ची निकाली, जिसका नाम आ गया वो सदस्य बन जाता था। इस प्रकार से ये चुनाव होता था लॉटरी पद्धति द्वारा। अब इसमें कुछ मेन समितियां हैं, उनको देख लेते हैं कौन कौन सी समितियां थी, किससे रिलेटेड थी। तो पहली क्या है? संवत्सर बारियम। बारियम लगाए तो बारियम का मतलब ही होता है समिति। ठीक है, तो संवत्सर समिति है एक हिसाब से, ये विद्वानों की समिति थी, मतलब सबसे जो विद्वान लोग थे वो संवत्सर बारियम में शामिल होते थे। सर्वाधिक सदस्य भी इसी में होते थे, 12 सदस्य। और ये मेन काम क्या करती थी? जो अन्य समिति हैं उनके कामों की देखरेख पर्यवेक्षण का काम इनका था, उनको सुझाव देना, चीज़ें बताना, ये सब काम ये समिति करती थी। ठीक है, तो संवत्सर बारियम समझ में आ गया होगा कि क्या चीज़ है। अगले उस पर चलते हैं। दूसरी समिति थी आपकी तोट्टा बारियम। हाँ, संवत्सर बारियम में एक चीज़ और थी कि इसमें अधिकतर सदस्य वो होते थे जो पहले किसी अन्य समिति में रह चुके हों, तो उनके पास एक एक्सपीरियंस रहता था। तोट्टा बारियम किससे? उपवन तथा बागों से संबंधित थी और 6 सदस्य होते थे। फिर 3 समितियां और थी, एन, पोन, पनीटा, ऐसे याद कर सकते हो, एन बारियम, पोन बारियम, पनीटा बारियम। एन बारियम सिंचाई से संबंधित, पोन बारियम स्वर्ण समिति और पनीटा बारियम चीनी से रिलेटेड, शुगर से रिलेटेड समिति थी। निर्वाचन के लिए योग्यताएं तो आपने जान ली, अयोग्यताएं भी जान लो कि अगर आप योग्य हो फिर भी ये 2 काम अगर आपने किए तो आप अयोग्य हो जाओगे। तो 2 काम क्या थे कि अगर आपने आय व्यय का हिसाब ना दिया हो या चोरी या पाप कर्मों के भागीदार हो। तो आज भी देखते हो कि अगर आपको किसी भी व्यक्ति को 2 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा हो गई तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता है।
जब तक कि उसकी सज़ा ख़त्म करने के बाद भी 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकता है। अभी राहुल गांधी को यही सेम हुआ था, 2 साल की मैक्सिमम पनिशमेंट दे दी थी तो सदस्यता भी चली गई थी, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी तो सदस्यता वापस आ गई। अब ये कार्य क्या क्या करती थी, गांव की जो समितियां होती थी या जो सभा होती थी, सुरक्षा से संबंधित सारे काम, मतलब गांव से रिलेटेड जो भी काम था यही समितियां ही करती थी। न्यायिक कार्य भी ये करती थी, कर लगाती थी, करों को वसूल करती थी, इन करों को जो राजकोष है राजा का उसमें जमा भी करती थी, मतलब जो इनको अलाउ था उतना विकास का कार्य करके बचा हुआ कर ये जमा करती थी। पेयजल सिंचाई संबंधी सुविधाओं का विकास, आवागमन के साधन, स्वास्थ्य स्वच्छता, मतलब जितने भी काम होते हैं, शिक्षा, सब काम ये समितियां ही करती थी। बैठक कहाँ होती थी, एक तालाब के किनारे कोई मंदिर होता था उसके भीतर ये बैठक होती थी और बैठक की जानकारी ढोल बजाकर दी जाती थी। ये सारा आपका हो गया चोलकालीन जो ग्रामीण स्वायत्त शासन है उसके बारे में सारी जानकारी हो गई। आगे चलते हैं, अब आ जाते हैं सीधा ब्रिटिश काल में कि ब्रिटिश काल में क्या था। ब्रिटिश काल की पंचायत व्यवस्था देखते हैं तो ब्रिटिश काल की पंचायत व्यवस्था नहीं देखने की उस टाइम में क्या व्यवस्था है, क्योंकि व्यवस्थाएं तो हमारे यहाँ से चली आ रही हैं प्राचीन काल से। ब्रिटिश काल में क्या करेंगे, ये इन व्यवस्थाओं को उजाड़ देंगे ब्रिटिश लोग। पहले तो ये बिल्कुल उजाड़ देंगे क्योंकि ये मानते थे कि जो प्रजातांत्रिक संस्थाएं हैं भारतीयों को उन पर शासन करने का कोई अनुभव ही नहीं, ये कर ही नहीं सकते हैं, सब उजाड़ देंगे। फिर धीमे धीमे एक नया स्वरूप लेके आएंगे, कुछ चेंजेज आएंगे, वो चेंजेज हमें पढ़ने हैं कि क्या है, तो फिर से इनका पुनरुद्धार होगा। तो देख लेते हैं अंग्रेज शासक क्या मानते थे कि भारतीय जो लोग हैं प्रजातांत्रिक संस्थाएं चलाने हेतु अयोग्य हैं, अतः वह भारतीयों को कोई शक्ति या उत्तरदायित्व देने के पक्ष में बिल्कुल नहीं थे। परंपरागत स्थानीय स्वशासन के जो कुछ अवशेष मुगल काल में बचे थे वे भी ब्रिटिश काल में समाप्त हो गए। इसका मतलब मुगल काल में भी बहुत सारे नष्ट हो गए थे जो परंपरागत स्थानीय स्वायत्त शासन है उसके अवशेष, लेकिन कुछ अवशेष बचे थे तो ब्रिटिश लोगों ने उनको भी समाप्त कर दिया। परंतु कुछ समय पश्चात इसी काल में पंचायतों का नया रूप उभर कर सामने आया जिसे पंचायतों का पुनरोदय या पुनरुद्धार कहा जा सकता है। ठीक है, पुनः उदय हुआ। अब ये जो पुनरोदय की अवधि है इसको 3 भागों में हम बांट सकते हैं जिससे हमारे लिए पढ़ना थोड़ा इजी हो जाएगा। तो पहला बांटेंगे 1687 से 1882 तक। यहाँ पे क्या होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा 1687 में कल जो आपका मद्रास नगर निगम है वो बना था। ठीक है, उसके लिए विचार आया था 1688 में ये बन गया था। तो वहाँ से इन्होंने पावर ट्रांसफ़र करने की फिर से थोड़ी सी कोशिश स्टार्ट की थी, लेकिन अभी ये पावर कहाँ नगरों तक ट्रांसफ़र हो रही। और 1882 में क्या हुआ था आपका, रिपन, लॉर्ड रिपन के बारे में जाना होगा, आप लोगों को पता होगा। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक बोला जाता है। इस बंदे ने बहुत ही ज़बरदस्त काम किया था। हालांकि जो और थे ब्रिटिश पावर में थे उन्होंने इसका विरोध किया और पूरी तरह से ये चीज़ें लागू नहीं हुई थी। एक एक इनका जो भी काम किया था सब कुछ पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, इस बीच में भी कुछ घटनाएं घटित हुई हैं उनको भी जानेंगे। फिर दूसरा, रिपन के बाद 1883 से 1919 तक कुछ काम हुए। यहाँ पे एक व्यक्ति आएगा करजन, वो फिर से बर्बाद करेगा जितना भी सुधार होता था। एक वायसराय या वो आएगा गवर्नर, वो सब बर्बाद कर देगा, तो उसको देखेंगे। फिर 1919 के बाद से जो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आए हैं, स्वतंत्रता प्राप्ति तक बहुत सारे सुधार हुए, वो देखेंगे। एक एक आयोग के बारे में जानेंगे और चार्टर अधिनियम के बारे में जानेंगे। सबसे पहले क्या हुआ, 28 सितंबर 1687 इसको क्राउन की अनुमति से, क्राउन क्या, ब्रिटिश क्राउन है, उसकी अनुमति से ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर ने, ईस्ट इंडिया कंपनी जो होती थी उसके कुछ डायरेक्टर्स होते थे, 24 डायरेक्टर्स। ठीक है, ये डायरेक्टर्स मिलके कोई डिसीजन लेते थे। इन्होंने क्या किया, मद्रास काउंसिल, अलग अलग काउंसिल थी, 3 काउंसिल थी मेनली, बॉम्बे, कोलकाता और मद्रास। तो वैसे तो आपका क्या है, कोलकाता वाला मतलब बंगाल वाली थी, ये बंगाल के अधीन ही आते थे सारे, लेकिन इस टाइम अधीन नहीं आ रहे हैं। 1773 का जो अधिनियम आएगा उसमें पहली बार गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनेगा आपका, वहाँ से इसके अधीन आने शुरू होंगे, लेकिन अभी तक अधीन नहीं है, तो सब अलग अलग है। तो डायरेक्टर ने जो मद्रास काउंसिल थी इसको क्या किया, एक सलाह दी कि आप मद्रास में मद्रास म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इसका गठन करो, मद्रास म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। ठीक है, तो नगर निगम गठित करने की मेनली सलाह दी। और 1688 में कॉरपोरेशन क्या है, अस्तित्व में भी आ गया, लेकिन ये सफल नहीं हुआ। ये स्थानीय स्वायत्त शासन की संस्था नहीं बन पाई। क्यों नहीं बन पाई,
क्योंकि लोगों ने जो है ना कर देने से मना कर दिया। लोगों ने बोला कि कर नहीं देंगे, बिल्कुल भी नहीं देंगे, इसलिए स्थानीय स्वायत्त शासन की संस्था नहीं बन पाई। फिर इसके बाद जो अगला काम होगा वो होगा 1726 में। 1726 अभी भी देखो पलासी की लड़ाई नहीं हुई, 1757 में होगी पलासी की लड़ाई। तो 1726 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में दोबारा पुनः मद्रास में नगर पालिका के गठन के लिए दूसरा म्यूनिसिपल चार्टर जारी किया गया। चार्टर मतलब एक प्रकार का कानून, ठीक है। तो दूसरा म्यूनिसिपल चार्टर कहाँ, तीनों जगह, मद्रास में दोबारा गठित करने के लिए और इन दोनों जगह पे पहली बार चार्टर जारी किया गया। इसमें क्या क्या प्रावधान था कि नगर पालिका का एक गठन किया जाएगा जिसमें एक मेयर और 9 सदस्य होंगे, जिनमें से 7 सदस्य अंग्रेज होंगे और 2 सदस्य कोया होंगे भारतीय होंगे, स्थानीय वहाँ के। ये यहाँ पे बात की। और मुख्य लक्ष्य क्या था, न्यायिक कार्यों का संपादन करना। न्यायिक कार्य सबसे ज़्यादा कठिन थे। क्यों कठिन थे, क्योंकि यहाँ न्यायिक कार्य परंपरागत रूप से क्या है, गांव में जो है आपके तो जो विद्वान होते थे, जैसे हिंदू हैं तो गांव के जो विद्वान होंगे, पंडित होंगे, पुरोहित लोग ये कर देते थे। मुस्लिम होते थे तो उनमें कौन, काजी लोग करते थे। अब ये लोग जब न्याय करते थे तो जैसे मुस्लिमों में न्याय होगा तो शरीयत के अनुसार होगा, जो इनके धर्म ग्रंथ हैं उनके अनुसार। अंग्रेजों को इनकी कुछ पता तो है नहीं कि क्या है, तो ये अगर न्याय करेंगे भी तो ये पचड़े में फंस जाते थे, जबकि इनका कोई लेना देना तो है नहीं। एक व्यक्ति ने क्राइम किया, दूसरे के साथ किया, इनके साथ तो किया नहीं। अब न्याय होना है, इन्होंने कोई ऐसा दे दिया डिसीजन जो इनके धर्म के अनुसार सही है नहीं, तो क्या होगा, वो फालतू में पचड़ों में फंस जाएंगे। इससे दूर होने के लिए इन्होंने क्या किया कि ऐसा एक कॉरपोरेशन का गठन करो जो मेनली न्यायिक कार्य करे, और जिसमें यहाँ के लोग ही हों, तो आपस में ही ये लोग पचड़े में फंसेंगे, एक दूसरे की परंपराएं जान रहे हैं तो न्याय भी सही से होगा। फिर 1793 में क्या हुआ, संवैधानिक रूप से चार्टर अधिनियम, 1793 का जो चार्टर अधिनियम है वो आया। तो चार्टर अधिनियम कहाँ पारित होता था, ब्रिटिश संसद में, ध्यान रखना। जो ब्रिटिश संसद थी उसमें चार्टर अधिनियम है, जितने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ये सब पारित हुए वहाँ पे हुए। तो वहाँ पे पारित जो होते थे उसको मान लिया जाता है ये तो संविधान है। तो ये संवैधानिक रूप से मद्रास, कलकत्ता और बम्बई में नगर पालिकाओं का गठन किया गया 1793 में। और इनका मुख्य कार्य क्या है, कर लगाकर कानून व्यवस्था बनाए रखना, संपत्तियों का रख रखाव करना, ये इनको मुख्य कार्य दिया गया। आगे चलते हैं। 1842 में पहला नगर पालिका अधिनियम, ठीक है। अब देखो, एक तो संविधान में बात हो गई कोई चीज़, लेकिन अगर आप कानून ना बनाओ, अधिनियम ना बनाओ तो संविधान में रह जाएगी, कोई उसका कोई वो नहीं होगा, ठीक है, इम्प्लीकेशन नहीं होगा। क्योंकि कानून जब बनाते हो तो गाइडलाइंस जारी करोगे। जैसे संविधान में तो हमारे ये भी है कि जो यूसीसी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का प्रावधान किया जाए, लेकिन जब तक यहाँ पे कानून नहीं बना तो वो लागू नहीं हो सकता, ठीक है। सेम चीज़ है कि 1842 में पहला नगर पालिका अधिनियम केवल बंगाल के लिए पारित किया गया। मतलब ये अधिनियम पारित किया गया और ये लिखा गया कि ये केवल बंगाल में लागू होगा, लेकिन इसका भारी विरोध हुआ और इस विरोध के पश्चात इसे वापस ले लिया गया। अगला आते हैं, 1850 में दूसरा नगर पालिका अधिनियम पारित किया गया, और जिसमें ये प्रावधान था कि जो भी नगर हैं वो ऐच्छिक रूप से इसे लागू कर सकते हैं। मतलब ये सबके लिए अप्लाई होता था और ये चीज़ क्या हो गई, लागू हो गई, ठीक है। तो दूसरा नगर पालिका अधिनियम क्या हुआ 1850 में। तो ये सारी आपको डेट्स याद रखनी है, सन याद रखने, डेट याद रखनी, और कब क्या कार्यवाही हुई, ब्रिटिश ने कब क्या सुधार के प्रयास किए। अब आगे चलते हैं। लेकिन ये जितने भी प्रयास थे ये नगर प्रशासन के लिए थे, ध्यान रखना। और हम लोग पढ़ रहे हैं पंचायतों के बारे में। पंचायत क्या है, ग्राम के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अभी ग्राम के लिए नहीं, लेकिन ग्राम के बारे में देखोगे तो हल्का सा ही आएगा, केवल ग्राम पे सीमित हो जाओगे, मुश्किल से 2 पेज में एक पूरा कंटेंट खत्म हो जाएगा। विकास कहाँ से हुआ, पहले नगरों का ही सोचते थे, क्योंकि अंग्रेज या कोई भी बाहरी आ रहा है तो वो कहाँ रहता था, नगरों में रहता था। तो ये पूरा हमें विकास क्रम पढ़ना है, क्योंकि इसी से ही धीमे धीमे व्यवस्थाएं गांव तक पहुंचेंगी। अब देख लेते हैं ग्रामीण स्वशासन के विकास हेतु क्या क्या प्रयास किए गए। 1863 में 1863 में ग्रामीण विकास हेतु सबसे पहला ध्यान शाही स्वच्छता आयोग की रिपोर्ट के बाद दिया गया। ध्यान रखना, इसका आयोग का नाम 1863 में कौन सा आयोग आया था, शाही स्वच्छता आयोग। स्वच्छता से रिलेटेड था। इसने गांव में जाके सर्वेक्षण किया और गांव में देखा बेहद ही ज़्यादा गंदगी है, ठीक है। गंदगी है तो गंदगी से क्या होगा, लोग बीमार हुए, स्वास्थ्य सेवाएं बहुत ज़्यादा खराब हैं।
तो इसने ये सारा आकलन करके सरकार को सलाह दी कि गाँव की साफ सफाई संबंधी बहुत ज़्यादा दुर्दशा है और इसकी स्वच्छता पे ध्यान दो। अब जब गांव की स्वच्छता पे ध्यान देना है तो गांव के स्तर पे ही कोई संस्था बनानी पड़ेगी, तभी तो वो डेली बेसिस पे ध्यान दे पाएगी। और यहीं से क्या होगा, हल्का सा विचार आएगा कि गाँव को कुछ ना कुछ स्वच्छता मतलब स्वायत्तता दो। स्वायत्तता मतलब किस मामले में, वित्त के मामले में, उनको कुछ पैसे दो तो वो अपनी साफ सफाई स्वास्थ्य का ध्यान रख पाएँ। इसके पश्चात विभिन्न राज्यों ने ग्रामीण स्वच्छता अधिनियम पारित कर दिए। अगला आते हैं 14 दिसंबर 1870। अब ध्यान रखो, यहाँ पे ढांचा बनना शुरू हो जाएगा। लॉर्ड मेयो को सब लोग जान रहे होंगे। पहली जो जनगणना थी, सीमित स्तर की जनगणना, इन्हीं के काल में हुई थी। दूसरा काम भी ये बंदा करके गया था कि 14 दिसंबर 1870 को इसने सत्ता के विकेंद्रीकरण तथा स्वायत्त शासी संस्थाओं के गठन के लिए काउंसिल में एक प्रस्ताव स्थापित करने का प्रथम प्रयास किया था। काउंसिल होती थी एक प्रकार की विधानसभा बोल दो, ठीक है, विधान परिषद। उसमें इसने क्या किया, प्रस्ताव रखा कि सत्ता का विकेंद्रीकरण किया जाए और गांव तरफ स्थानीय स्वायत्त शासन का विकास किया जाए। इसी आधार पर केंद्र सरकार ने क्या किया, शिक्षा, चिकित्सा सेवाओं तथा सड़कों के रखरखाव आदि का कार्य किसे सौंप दिया, प्रांतीय सरकारों को। सिंपल सा मतलब समझो, पहले जो आपका वायसराय था वही शासन कर रहा, वहीं से नियम बन रहे थे, प्रांतों को भी आपने क्या कोई भी अधिकार नहीं सौंपे। तो पहली बार क्या हो रहा है, शिक्षा, चिकित्सा सेवाओं और सड़कों के रखरखाव, इसका कार्य किसे दे दिया, और निर्माण का कार्य भी दिया था, ठीक है। निर्माण का कार्य प्रांतीय सरकारों को हस्तांतरित करने और तथा इसके लिए क्या अनुदान, कुछ पैसा भी तो देना पड़ेगा, अनुदान देने का निर्णय किया। इसके पश्चात क्या होगा, इसके पश्चात बम्बई, बंगाल, पंजाब, उत्तर पश्चिमी प्रांतों में स्वायत्त प्रशासनों की स्थापना हुई। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बम्बई में, बंगाल में, पंजाब, उत्तर पश्चिमी प्रांतों में स्वायत्त प्रशासनों की स्थापना हुई। लेकिन इतना ध्यान रखना कि अभी भी ये स्थापना होगी, केवल कागजों तक सीमित रहेगी, कोई काम नहीं हो रहा है ग्राउंड लेवल पे। इसमें जिला समिति के गठन की व्यवस्था थी मेयो के प्रस्ताव में, और इसमें बोला कि इसका अध्यक्ष सरकारी व्यक्ति या ये संस्थाएं, मतलब सरकारी व्यक्ति इसका अध्यक्ष बनेगा। इन्होंने ये बोल दिया, इसको थोड़ा सा कर लेना कि इसका अध्यक्ष क्या सरकारी व्यक्ति होगा। तो अंततः क्या हुआ कि सारे जितने भी सरकारी अधिकारी थे अलग अलग संस्थाओं के अध्यक्ष बन गए। तो ये सारी संस्थाएं क्या सरकारी व्यक्तियों का जमघट बनकर रह गई, मतलब ये भी सफल नहीं हुई, केवल कागजों तक रही। और फिर जब मेन हेड उसका आप क्या है, सरकारी व्यक्ति मतलब अंग्रेज, कंपनी द्वारा, कंपनी इस टाइम तो नहीं रही थी, तो जो वायसराय द्वारा, गवर्नर द्वारा जो व्यक्ति उनका हो उसको नियुक्त करना। जब भारतीयों को नियुक्त करते थे तो वो गैर सरकारी होता था। आगे चलते हैं। अब आएगा मेन बंदा, जिसे बोला जाता है भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक। इसको ध्यान से पढ़ लेना। इसने क्या किया, लॉर्ड रिपन ने 18 मई 1882 को एक प्रस्ताव लेके आए, जो 18 मई 1882 को लागू हो गया। स्वायत्त शासन की संस्थाएं स्थापित करने में ये मील का पत्थर साबित हुआ। इसके प्रमुख प्रावधान ध्यान से पढ़ लीजिए। इसमें बोला कि जो स्वायत्त शासन की संस्थाएं, ये भी ध्यान रखना, अभी तक ग्राम की बात नहीं हो रही है, ये भी सारी चीज़ें कहाँ हो रही, नगर प्रशासन, नगर पालिका और नगर निगम के बारे में बात हो रही। तो गैर सरकारी सदस्यों का इसमें बहुमत होगा जो बनाया जाएगा नगर निगम। किसी भी हालत में सरकारी सदस्य 1/3 से ज़्यादा नहीं होंगे। इसमें लिख दिया डायरेक्ट कि जो सरकारी सदस्य होंगे वो 1/3 से ज़्यादा नहीं होंगे और बाकी के बचे हुए 2/3 होंगे। तो इनका बहुमत क्या है, ये तो 2/3 बहुमत हो गया। गैर सरकारी सदस्य लोगों द्वारा चुने जाएंगे। जो गैर सरकारी सदस्य हैं वो उस जगह के जहाँ पे उनको चुनाव मतलब होना है, अध्यक्ष बनना है जिस बोर्ड का, वहाँ के लोगों द्वारा चुने जाएंगे। तीसरा बोला, जहाँ तक संभव होगा जनप्रतिनिधि ही बोर्डों के अध्यक्ष होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जनप्रतिनिधि मतलब जो चुन के आएंगे। चुनकर कौन आएगा, अंग्रेजों को तो कोई चुनेगा नहीं अगर चुनाव होगा, तो जो जनप्रतिनिधि हैं वो ही क्या है, बोर्डों के अध्यक्ष होंगे। ये बंदा कौन है, रिपन। ये क्या है, इंडिया का वायसराय। वायसराय के कहने के बाद भी आप देखोगे कि ये बात नहीं मानी जाएगी। बाकी जो प्रांत हैं, बम्बई और ये छोटे छोटे राज्य बन गए थे कई सारे, तो ये क्या विरोध करेंगे, तो ये पूरी तरह से ये भी लागू नहीं हो पाएगा। इस प्रस्ताव में एक चीज़ और थी कि तालुका या तहसील को इकाई बनाया गया था। गांव के स्तर पर स्वायत्त शासन की संस्थाओं के गठन की बात इसमें भी नहीं थी, लेकिन ये
नगर से आके जिला और जिला से नीचे क्या तालुका और तहसील स्तर तक आ गए थे। ठीक है। बम्बई के जो गवर्नर थे, बम्बई का गवर्नर और बंगाल का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, इसने विरोध कर दिया। जब ये विरोध करेंगे तो ये प्रस्ताव भी पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पाएगा। अतः बोर्डों के अध्यक्ष कौन, सरकारी व्यक्ति फिर से बन के बैठ गए, जबकि उसमें लिखा था कि किसी भी हालत में बोर्डों का अध्यक्ष कौन बनेगा, जनप्रतिनिधि बनेंगे। और जनप्रतिनिधि कौन होंगे, जो लोगों द्वारा चुने जाएंगे। जो संस्था होगी उसमें भी 2/3 लोग गैर सरकारी होंगे और 1/3 लोग से ज़्यादा आपके सरकारी लोग नहीं होंगे। लेकिन कोई भी बात नहीं मानी गई। लेकिन इसके जो प्रयास थे, अब चूंकि वायसराय था व्यक्ति, तो प्रभाव तो होता ही है। 100% चीज़ें लागू नहीं हुई, लेकिन सपोज करो 50% हुई, तो एक शुरुआत तो हुई, आगे चल के फिर बढ़ जाएगी। तो इसी वजह से इस व्यक्ति को भारत में स्वायत्त शासन की संस्थाओं का जनक बोला जाता है, लॉर्ड रिपन को। 1882 का इसका प्रस्ताव था। उस आधार पर इस प्रस्ताव में देखो, पहली बार किसी ने हिम्मत की कि किसी भी हालत में अंग्रेज 1/3 से ज़्यादा ना हो, जो अध्यक्ष हों वो आपके क्या हों, जनप्रतिनिधि हों, इसका मतलब गैर सरकारी हों। लेकिन आगे चल के एक बंदा आएगा, वायसराय कर्जन। इसके बारे में अगर आपको पता हो, बंगाल विभाजन भी इसके समय पे ही हुआ था, कर्जन के समय पे। इसने क्या, कलकत्ता नगर निगम करके एक लेके आया था कानून, एक कलकत्ता विश्वविद्यालय कानून लेके आया था। दोनों से इसने जो स्वायत्तता पहले से मिली हुई थी वो भी खत्म कर दी थी। तो इसने विकेंद्रीकरण को क्या, प्रभावहीन कर दिया था, इसके जो काम थे। अब द्वितीय चरण में आ जाते हैं, 1882 के बाद क्या हुआ। तो कर्जन ने, वैसे 1882 के बाद का ही काल है इसका, 1899 से 1905 के आसपास का। ठीक है। तो इसने पहले ही इसको क्या कर दिया, प्रभावहीन कर दिया। लेकिन द्वितीय चरण में जो काम हुए इसके पक्ष में, वो देखते हैं। 1901 से 1910 के बीच में जो भारत सचिव थे, मतलब भारत सचिव इस कार्यकाल में नहीं थे व्यक्ति, ठीक है, लेकिन इस कार्यकाल में जो भारत सचिव रहे थे इसके पहले, विस्काउंट मोडी, इन्होंने क्या बोला, बढ़ते हुए केंद्रीकरण पर इन्होंने चिंता व्यक्त की कि जो अंग्रेज सरकार है वो लोगों का धीमे धीमे भरोसा खोती जा रही, क्योंकि इतना ज़्यादा केंद्रीकरण हो गया कि सरकार का डायरेक्ट लोगों से कोई संपर्क ही नहीं रह गया। ठीक, ये बात इन्होंने बोली विस्काउंट मोडी ने, जो भारत सचिव रहे थे। ठीक है। इन्हीं की इन बातों के आधार पर 1907 में क्या हुआ, चार्ल्स होबहाउस, बहुत इंपॉर्टेंट है, शाही आयोग था ये। तो चार्ल्स होबहाउस की अध्यक्षता में शाही विकेंद्रीकरण आयोग का गठन किया गया। इस आयोग का क्या विचार था कि स्वायत्त शासन की संस्थाओं की शुरुआत ग्राम स्तर से होनी चाहिए। तो गांव की पहली बार बात कहाँ पे हो रही, यहाँ पे 1907 का चार्ल्स होबहाउस की अध्यक्षता में शाही विकेंद्रीकरण आयोग था। उसने बात की कि जो स्वायत्त शासन है इनकी शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए, ग्राम स्तर से होनी चाहिए, ना कि जिला स्तर से, क्योंकि इसके पहले सारा काम जिला स्तर से हो रहा था। कुछ सुझाव दिए इन्होंने कि जो भूमि कर है कौन लगाता है, जिला बोर्डों द्वारा लगाया जाता है, इसका एक हिस्सा ग्राम पंचायतों को दिया जाए। तो जो जिला बोर्ड हैं जो भूमि कर लगाते हैं, उसका एक हिस्सा ग्राम पंचायतों को दिया जाए, जिससे वो अपने विकास का काम खुद कर सकें। तालाब तथा बाजारों से प्राप्त आय, जो गांव के तालाब हैं, बाजार हैं गांव के, इनसे प्राप्त आय पंचायतों को ही मिले। और भी एक दो चीज़ें बोली थी जो इम्पोर्टेंट है, वो मैंने यहाँ पे आपको बता दी। फिर कांग्रेस के बारे में चल लेते हैं। ये देखो, हम लोग एक क्रोनोलॉजी से चल रहे हैं, समय से चल रहे हैं, सन से। जैसे ही सन आगे बढ़ता जाएगा, किसने क्या किया वो चीज़ें हम बात करते चले जाए। 1909 में लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। ठीक है, यही कांग्रेस जिन्होंने स्वतंत्रता दिलाई। तो लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित किया गया। इसके पहले क्या था ना, आपको पता हो, लोकमान्य तिलक ने बोला था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेके रहेंगे। तो इतना सारा इन्होंने लोगों में जोश भर दिया था कि कांग्रेस को भी मजबूर होना पड़ा इस संबंध में प्रस्ताव पारित करने के लिए। तो प्रस्ताव पारित किया गया कि सरकार ग्राम स्तर से ऊपर तक स्थानीय निकाय स्थापित करने हेतु उचित कदम उठाए। इन्होंने बोल दिया कि ग्राम स्तर और उसके ऊपर जितने भी स्थानीय निकाय हैं, इनका गठन करने के लिए सरकार क्या है, उचित कदम उठाए। अब इसके बाद भी कोई काम नहीं होगा, सब काम क्या है, कागजों पे हो रहा है। लेकिन कोई भी प्रस्ताव आता है, सुझाव आता है, तो 5 से 10% भी काम होता है, तो एक वो आगे चल के बड़ी लकीर बनता है। सेम यहाँ पे होता जा रहा है। 1911 में क्या हुआ, वायसराय की काउंसिल में एक सदस्य की बढ़ोतरी हुई। वायसराय को आपको पता होगा, वायसराय होता था, उसको सुझाव देने के लिए एक काउंसिल होती थी, उसमें सदस्य होते थे। शुरुआत में 1+4 थे,
एक वायसराय, 4 सदस्य, फिर 3 हो गए, फिर बढ़ने शुरू हो गए। 1933 में मैकाले एक अस्थाई सदस्य जुड़ा, फिर 53 में स्थायी हो गया। ठीक है, इस तरीके से ये बढ़ते गए। तो उसमें एक सदस्य 1911 में फिर से जोड़ा गया, जिसका मुख्य काम क्या था, शिक्षा तथा स्थानीय स्वशासन का काम देखना, इसका प्रभारी बना। एक प्रकार से मंत्री होते थे। ठीक है, तो इनका एक अलग डिपार्टमेंट दे दिया कि शिक्षा और स्थानीय स्वशासन से संबंधित काम आप देखोगे। अगला काम देख लेते हैं। 1915 में भारत सरकार ने एक प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव में क्या बोला कि पंचायतों से संबंधित कानून और नियम बनाने का कार्य किसे दे दिया, प्रांतीय सरकारों को दे दिया। ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है। जब कांग्रेस ने बोला, थोड़ा हो हल्ला हुआ, तो सरकार ने 1915 में प्रस्ताव पारित किया। तो अभी प्रस्ताव पारित हो रहा है और इसमें बोला है कि जो पंचायतों से संबंधित कानून और नियम बनाने हैं वो क्या, प्रांतीय सरकारें बना सकती हैं, मतलब राज्य सरकार। और सरकार, केंद्र सरकार ने सुझाव भी दे दिया कि बंगाल की चौकीदारी पंचायत, ये अलग अलग नाम थे, बंगाल में जो पंचायतें थी उनको चौकीदारी पंचायत बोला जाता था। मद्रास में स्थानीय विधि संघ, बम्बई की स्वच्छता समितियां और उत्तर प्रदेश और पंजाब की ग्राम पंचायतों को शक्तियां एवं वित्तीय स्रोत प्रदान किए जाएं। ये सुझाव भी राज्यों को दे दिया कि ये विषय तुम्हारा है, नियम कानून तुम ही बनाओ, लेकिन काम क्या करना है तुम्हें, जो बंगाल की चौकीदारी पंचायतें हैं, मद्रास के स्थानीय विधि संघ हैं, यूपी और पंजाब की ग्राम पंचायतें, इन्हें शक्तियां और वित्तीय स्रोत दिए जाएं। लेकिन ये भी काम क्या है, कागजों तक सीमित रहा, क्योंकि विरोध होता था, डर लगता था कि गांव में सारी चीज़ें हो जाएंगी, गांव के लोगों को अधिकार मिल जाएंगे, जागरूक हो जाएंगे तो अंग्रेजों को उखाड़ फेंकेंगे। तो बातें तो ये सारी करते थे, लेकिन रियलिटी में ग्राउंड लेवल पे ज़्यादा अधिकार नहीं देते थे। 1917 में ब्रिटिश सरकार ने पंचायतों को कारगर और सशक्त बनाने की घोषणा कर दी। 1917 में घोषणा कर दी कि पंचायतों को हम कारगर एवं सशक्त बनाएंगे। इसके बाद क्या करेंगे, 1919 का आपका आ गया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। इसमें एक काम बहुत अच्छा होगा कि पूरा पंचायत विषय ही किसको, राज्यों को दे दिया जाएगा। जब विषय राज्यों को दे दिया जाएगा तो अब राज्य क्या है, कानून बनाने के लिए इस पर उनको शक्ति मिल जाएगी। इसके बाद क्या होगा, 1919 के बाद 1919 से 1925 तक, इस बीच में, मतलब इस टाइमलाइन के बीच में अलग अलग राज्य जो हैं, 8 राज्य ऐसे होंगे जो क्या करेंगे, पंचायत अधिनियम पास करेंगे अपने अपने राज्यों के लिए। तो कुछ मुख्य मुख्य राज्य देख लेते हैं क्या है। बिहार स्वायत्त शासन अधिनियम 1919 में बन गया। 1920 में बना उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत अधिनियम। ठीक है, तो उस टाइम तो उत्तर प्रदेश नाम नहीं था, लेकिन आज का वो देखो तो इसी हिसाब से उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत अधिनियम बन गया। 1920 में ही पंजाब अधिनियम बना, असम का भी बना। तो ऐसे करके अलग अलग प्रांतों में अपने पंचायत अधिनियम बना लिए। 1919 में ही मैंने बोला कि पंचायतों का विषय किसे, राज्य सरकारों को दे दिया गया था। जो 1935 का अधिनियम आएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये तो सबने पढ़ा होगा। इसमें क्या हुआ, पंचायतों को प्रांतीय विधायी सूची में सम्मिलित कर दिया गया। तो अभी तक ये सारे अधिकार तो दे रहे हैं, लेकिन 1935 में क्या है, अलग अलग सूचियां बन गई, संघ सूची, राज्य सूची, है ना, समवर्ती सूची। तो यहाँ पे जो पंचायत है इसको कहाँ, प्रांतीय विधायी सूची में सम्मिलित कर दिया गया। अब 1937 में क्या होंगे, देश भर के अलग अलग प्रांतों में चुनाव होंगे। चुनाव होने पे कांग्रेस 6 राज्यों में तो कांग्रेस अकेले दम पे सरकार बनाएगी प्रांतों में। ठीक है, बाकी जगह 2 जगह कांग्रेस क्या होगी कि लोगों के साथ गठबंधन में सरकार बनाएगी। इस तरीके से राज्यों में सरकारें कौन सी आ गई हैं, उत्तरदायी सरकारें आ गई जो जनता द्वारा चुनी गई। ठीक है, तो जब ये चुनी गई तो देश के लोगों द्वारा ही शासन हो रहा है राज्यों में, तो फिर क्या करेंगी ये सरकारें, पंचायतों को जनप्रतिनिधि की संस्थाएं बना देंगी। मतलब पंचायतों में चुनाव वगैरह होगा और स्थानीय स्वशासन एकदम से नीचे तक ले आएंगे ये लोग। ठीक है, लेकिन 1939 में फिर से घटना घटित हो गई, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। जब भी कोई युद्ध होता है तो आपको पता है कि केंद्रीकरण हो जाता है, आर्म्ड फोर्सेज जो बोलते हैं मिलिट्री, मार्शल लॉ लग जाता है। जब मार्शल लॉ लगेगा तो क्या होगा, फिर तो किसी की नहीं चलेगी, मंत्री की नहीं चलेगी, राज्य सरकारों को नहीं चलेगी। तो 1939 से 1946 तक क्या है, मार्शल लॉ लगा रहा और हर स्तर पे गवर्नर का ही शासन चला। गवर्नर किसके अंडर में रहता था, वायसराय के। यहाँ पे आपकी पंचायतों से संबंधित जो भी डेवलपमेंट अंग्रेजों के काल में हुए सारे आ गए। अब आते हैं, थोड़ा गांधी जी का दर्शन आप लोगों को बताना जरूरी है कि गांधी जी क्या सोचते थे, क्योंकि जो आपका आर्टिकल 40 है ना नीति निर्देशक तत्वों में, आर्टिकल 40 क्या बोलता है कि ग्रामों को स्थानीय स्वायत्त शासन का केंद्र बनाने का क्या
राज जैसा प्रयास करेगा। तो ये गांधी जी का पूरा दर्शन है। तो गांधी जी के पंचायतों से रिलेटेड या गांव से रिलेटेड क्या विचार थे, इनको जान लो। हो सकता है यहाँ से भी एक आध क्वेश्चन आ जाए, नहीं आएगा तो आपकी एक समझ डेवलप होगी। गांधी जी सिंपल सा चाहते थे कि गांव जो है ना, हर गांव अपने आप में एक आत्मनिर्भर गणतंत्र बने। ठीक है, आत्मनिर्भर कैसे, कि गांव को कुछ भी बाहर से ना मंगाना पड़े, जो उत्पादन उनको चाहिए, गांव की जो जरूरतें हैं, पहनने के लिए कपड़ा चाहिए तो कपास खुद से उगाएं, खाने के लिए अनाज चाहिए तो अनाज भी वो पूरा उगाएं। इसके बाद जो भी बनाने वाला है वो हो, गांव के पास इतनी पर्याप्त भूमि हो कि पशु भी उनके चर पाएं, वहाँ पे मनोरंजन खेलकूद के साधन हो, खुद की एक वित्त व्यवस्था हो, कल लगाएं, और जो भी चीज़ हो गांव में ही पूरी हो जाए, उनको इतने अधिकार दिए जाएं। ये गांधी जी का मानना था। यही लिखा है कि ग्राम स्वराज की गांधी जी की कल्पना के अनुसार वह एक ऐसा पूर्ण राजतंत्र होगा जो अपनी अहम जरूरतों के लिए पड़ोसियों पर भी निर्भर नहीं करेगा, मतलब पड़ोसी गांव पे भी निर्भर नहीं करेगा। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि अंग्रेजों से पहले गांव क्या थे, इंडिया के आत्मनिर्भर थे। उनको कोई भी चीज बाहर से नहीं मंगानी पड़ती थी, हर गांव अपने आप में आत्मनिर्भर था। हर गांव का पहला काम यह होगा कि वह अपनी जरूरत का तमाम अनाज और कपड़ों के लिए पूरा कपास खुद पैदा करे। उसके पास इतनी जमीन हो कि पशु चर सकें। बड़ों तथा बच्चों के मनोरंजन के साधन, खेलकूद के मैदान आदि का बंदोबस्त हो सके। प्रत्येक गांव की अपनी एक नाटकशाला हो, पाठशाला हो और सभा भवन होगा। कुओं तथा तालाबों पर गांवों का पूर्ण नियंत्रण होगा। बुनियादी शिक्षा सबके लिए जरूरी होगी। एक सिंगल गांव के बारे में बात हो रही, ऐसे ही गांधी जी चाह रहे थे हर गांव में सिस्टम हो। शासन चलाने हेतु 5 आदमियों की एक पंचायत होगी। तो जो पंचायत की बात हो रही गांधी जी के अनुसार, उन्होंने बोला कि शासन चलाने के लिए 5 आदमियों की एक पंचायत होगी और जिसका निर्वाचन गांव के लोग करेंगे। जो क्या क्या काम करेगी, न्याय के रूप में न्याय सभा, कानूनी सभा, कारोबारी सभा और विकास के सारे कार्य यही पंचायत देखेगी। तो गांधी जी एक हिसाब से क्या बनाना चाह रहे थे, स्थानीय स्वशासन की आत्मनिर्भर इकाइयां बनाना चाहते थे। अब आप देखोगे आपका आज का पहला टॉपिक समाप्त हो गया। पहले टॉपिक में जितनी भी चीज़ें हो सकती थी मैक्सिमम आप जान चुके हो। नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे, और टॉपिक कहाँ मिलेंगे, जिन टॉपिक के हिसाब से हम चल रहे हैं 16 टॉपिक आपकी आज PDF आपके ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी टॉपिक्स की। उसको आप लिख के रख लेना, तो आपको पता होगा कि अगली क्लास किस टॉपिक पे आने वाली है। हर अल्टरनेट डे पे आपकी क्लास आएगी। जो लोग नोट बना सकते हैं वो नोट बनाएं, जो लोग नहीं बना सकते, समय नहीं है, वो PDF का प्रिंट निकलवा लें। एक क्लास में इतने सारे फैक्ट्स, खासतौर से जो मौखिक रूप से मैं बोलता हूँ, उनको जरूर ध्यान से लिख लिया करो। ये चीज़ें आपकी आएंगी एग्जाम में, हर एक चीज़ आ सकती है। इसके अलावा कोई स्कोप ही नहीं है। अब सोचो इस टॉपिक में जो जो चीज़ हो सकती थी वो सारी बता दी। अब कोई स्कोप ही नहीं है तो आप पूछोगे कहाँ से? पूछोगे तो यहीं से पूछोगे, नहीं तो इस टॉपिक से पूछोगे नहीं। और पूछोगे क्यों नहीं? तो 3 से 4 मिनिमम 3 to 4 क्वेश्चन आ सकते हैं, ज़्यादा भी आ सकते हैं। तो इस टॉपिक को बार बार पढ़ लेना। आज का टाइम है आपके पास, कल का पूरा टाइम है, पढ़ लेना अच्छे से। जिन लोगों के पास कम टाइम है वो की पॉइंट्स नोट कर लिया करो और उनको दोहराओ। इस तरीके से आप लोग चलते चलो, मेहनत करो। अच्छी क्लासेज लग रही तो जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, करीबी हैं, उनसे शेयर करो, उनका भी हेल्प हो जाएगी एक प्रकार से। ये जो मेहनत हो रही है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।